नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह विशेष सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। इसके पहले वाले सेशन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हम दो सेशन कर चुके हैं। आज तीसरे सेशन की बारी है। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जितने कॉम्पिटिटिव सेशन हो चुके हैं, अब इसके बाद की जरूरत नहीं होगी। जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं उसको यहीं पर हम पूरा कर लेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आज बारी है आपको सवाल देने की, इसीलिए हमने सेशन में आंसर राइटिंग मेंस का सेशन ऑर्गेनाइज किया है। आज सवालों की संख्या 17 होगी जो एमसीक्यू के रूप में होंगे, और इसके अलावा आपको कौन कौन से सवाल लिखने हैं। जो बच्चे मेंस की आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं उनके लिए शब्द की सीमा रखेंगे, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अथवा 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं वो सवाल को शब्द सीमा से हटते हुए अपने नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत करें। उसके पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और बहुत जल्दी हम सेशन में मोनेटाइज होने जा रहे हैं। जो जो चैप्टर आपको न समझ में आते हो साइंस और टेक्नोलॉजी में, एनवायरमेंट में या किसी भी सब्जेक्ट में, कौन सी जानकारी आप चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके या व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप हमें जानकारी देंगे, वही चैप्टर हम आपके लिए तैयार करते रहेंगे। यह हमारा सेशन शाम को 5 बजे लाइव होगा। लाइव सेशन में हम मिलेंगे आपसे, कमेंट सेक्शन में आपका जवाब देंगे, और जो भी आपके क्वेरी होंगे, जैसा आप उसका उत्तर जानना चाहेंगे वैसा उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज वो सवाल हम आपको दे रहे हैं जिसको लेकर के आपको नोट्स बनाने हैं। जो मेंस की कॉपी लिखेंगे वो शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे, जो मेंस की कॉपी नहीं लिखेंगे वो सिर्फ सवालों का उत्तर नोट्स के रूप में बनाएंगे। तो चले सेशन की ओर। पहला आंसर राइटिंग सेशन में वो सवाल, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल हम दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इसके दो उपयोग बताइए। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसके दो उपयोग बताइए। जो बच्चे 11th 12th अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसकी थ्योरी को बेहतर ढंग से पढ़ें, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर की थ्योरी आप पढ़ें, इसका नोट्स बनाएं, और जो मेंस की कॉपी लिख रहे हैं उनके लिए ये एक शब्द सीमा हम लिख रहे हैं 10 से 20 शब्द। ठीक है। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? राइट द 2 यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ब्लीचिंग पाउडर। The word limit will be 10 to 20 word. दूसरा सवाल, मिश्र धातु को परिभाषित कीजिए। मिश्र धातु को परिभाषित कीजिए।
अब मिश्र धातु के बारे में आप पूरी जानकारी अपने नोट्स पर तैयार कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जो पीएससी के मेंस की कॉपी लिख रहे हैं उनके लिए शब्द की सीमा यहां भी 10 से 20 शब्द हम लिखे देते हैं। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो मिश्र धातु के बारे में पूरी जानकारी लिखें। तीसरा सवाल, धातु और अधातु में, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु और अधातु पर संक्षेप में लिखिए। अब इस पर मेटल और नॉन मेटल पर आप विस्तार से नोट्स बना लीजिए। इसके बीच बीच के स्टेप को पढ़ लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर भी सवाल पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटेलाइट क्या है, इस पर भी सवाल आगे पूछेंगे। धातु और अधातु में संक्षेप में लिखिए। और इस पर भी चाहें तो पीएससी वाले बच्चे 100 शब्द का, शब्द की सीमा 100 शब्द रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आवर्त सारणी क्या है? देखिएगा सवाल, ऐसा भी पीएससी वाले पूछ सकते हैं, आवर्त सारणी की परिभाषा क्या है? आवर्त सारणी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, या जिस पर भी आप लिख पाते हैं तो 10 से 20 शब्द। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको कहते हैं अंग्रेजी में। इस पर भी, इसकी परिभाषा को भी 10 से 20 शब्द लिख सकते हैं। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, इसको विस्तार से आप नोट्स बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस चैप्टर पर भी सवाल ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए आपको यह प्रश्न दे रहे हैं कि आप इस बिंदु पर नोट्स तैयार कीजिए। ये 5 सवाल इस पन्ने पर। पहला सवाल हमने दिया, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसके 2 उपयोग बताइए, मिश्र धातु को परिभाषित कीजिए। तीसरा सवाल पूछा, धातु और अधातु पर अंतर संक्षेप में लिखिए। आवर्त सारणी की परिभाषा दीजिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर टिप्पणी कीजिए। छठवां सवाल दूसरे पन्ने, छठवां सवाल जो दे रहे हैं वो है आयनन विभव। इस पर भी कई परीक्षाओं में सवाल पूछे गए। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनन विभव। सवाल लिखिएगा, आयनन विभव को समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। इस पर तो 50 शब्द बनते ही हैं, क्योंकि 10 से 20 शब्द में सिर्फ परिभाषा आएगी, उसको समझाया नहीं जा सकता। 50 शब्द की सीमा रखिएगा। तो आयनिक पोटेंशियल क्या होता है ये लिखिएगा। 7वां महत्वपूर्ण सवाल, दुर्लभ गैसें, ध्यान से सुनिएगा, दुर्लभ गैसों को परिभाषित कीजिए। नोबेल गैस के बारे में बताइए। यहां भी शब्द की सीमा 50 रखिएगा। जो बच्चे विस्तार से नोट्स बना रहे हैं, इस सवाल का उत्तर 100 शब्द 200 शब्द जितने में लिखना चाहिए, जितने में पूरी जानकारी या गहन अध्ययन कर सके उतने में लिखिएगा नोबेल गैस के बारे में।
कि कोई भी अयस्क जब आप इकट्ठा करते हो, अयस्क इकट्ठा करने के बाद उस धातु का निस्तारण करते हो, उस धातु का को साफ करके उस धातु को अलग करते हो। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक सवाल वहां से भी हमने तैयार किया है, वो है प्रगलन। या ये लिखिएगा, प्रगलन क्या होते हैं। इसकी भी शब्द सीमा 50 रखिएगा। 50 शब्दों की सीमा में प्रगलन क्या होते हैं लिखिएगा। 9वां सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण। ध्यान रखिएगा, इसकी शब्द सीमा को हमने 200 शब्द कहा। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में विस्तार से दीजिए जानकारी। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो 200 से 400 शब्दों पर अपना नोट्स बनाएं। आधुनिक आवर्त सारणी के एक एक लाइन को पढ़ें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इससे रेफरेंस बुक आपको मिलती है तो रेफरेंस बुक से पढ़िए, आधुनिक आवर्त सारणी के एक एक लाइन पढ़िए ताकि एक भी सवाल आप चूक न पाए। तो आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण लिखिए। 10वां सवाल, धातुओं को कैसे शोधित किया जाता है, अयस्क से कैसे धातु को पृथक किया जाता है, इस पर भी एक सवाल 200 शब्दों पर लिखना है आपको। धातु के शोधन विधि, धातु के शोधन विधि पर 200 शब्द लिखिए। 11वां सवाल, अलग अलग धातुओं के बारे में एक बार पीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में भी आंसर राइटिंग में पूछा गया है। जिस धातु के बारे में पूछा गया है उसी धातु के बारे में यह सवाल अगला हम आपको दे रहे हैं कि चांदी, यानी एजी की बात कर रहे हैं, चांदी धातु के भौतिक गुणों को लिखिए। इसकी भी शब्द सीमा हमने 200 रखी है। 200 शब्द सीमा में चांदी चांदी जो धातु है उसके भौतिक गुणों के बारे में लिखिए। 12वां सवाल, लोहे का जब प्रकार पढ़ेंगे आप, आयरन को पढ़ेंगे, आयरन के भौतिक रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो आयरन के टाइप भी आएंगे। आप थ्योरी की बुक को पढ़िएगा, उल्टा कर देखिएगा तो लोहा आपको दो तरह का मिलेगा। एक लोहे को कहेंगे ढलवा लोहा और एक को कहेंगे पिटवा लोहा। ढलवा लोहा जो ढाल कर बनाया जाता है, पिटवा लोहा जिसको पीट पीट करके स्वरूप दिया जाता है। एक सवाल वहां से भी हमने बनाया कि ढलवा लोहा और पिटवा लोहा के, ढलवा लोहा तथा पिटवा लोहा, ढलवा लोहा तथा पिटवा लोहा के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसकी भी शब्द सीमा को हमने 200 शब्द लिखा। 13वां सवाल और सेशन का अंतिम सवाल, या इस चैप्टर का तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्म पर अंतिम सवाल आपको दे रहे हैं, जिसको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से लिखना है, हमारे पास तक उसको भेजना है ताकि हम उसको जांच पाए। नाइट्रोजन के गुणों का, नाइट्रोजन के गुणों का
वर्णन कीजिए तथा उपयोग भी बताएं। अंतिम सवाल 13वां सवाल दिया कि नाइट्रोजन के गुण का वर्णन कीजिए तथा उसका उपयोग भी बताइए। इसकी भी शब्द सीमा को हमने 200 रखा है। तो बच्चों, इस तरह से इस चैप्टर पर इतने सवाल बनते हैं। इतने सवाल को यदि आपने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्म पर इतना आप सवाल तैयार कर लोगे, इतना आप नोट्स तैयार कर लोगे, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दूर चला जाए। इसलिए इतने सवालों को आप तैयार कीजिए, इतने सवालों पर एमसीक्यू तैयार कीजिए, इतने सवालों पर नोट्स तैयार कीजिए, एक भी सवाल आपका गड़बड़ नहीं होगा। तो इस पन्ने पर हमने दिया आयनन विभव को समझाइए। शब्दों की शब्द सीमा यहां पर हमने 50 रखी। दुर्लभ गैसों को, नोबेल गैस को परिभाषित कीजिए। शब्दों की सीमा यहां पर हमने 50 रखी। प्रगलन क्या होता है 50 शब्द में बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण को 200 शब्दों में बताना है। धातु शोधन विधि पर 200 शब्द लिखना है। चांदी धातु के भौतिक गुणों को 200 शब्दों में बताना है। ढलवा लोहा और पिटवा लोहा के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन करना है 200 शब्दों में, और नाइट्रोजन के गुणों का वर्णन करना है तथा उसके उपयोग को बताना है। तो इस तरह से पीएससी मेंस का आंसर राइटिंग, और वो बच्चे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नोट्स बनाने के लिए ये सवाल पर्याप्त होंगे। और जैसा हमने कहा कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण पर या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पार्ट का ये अंतिम सेशन होगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर लेंगे, हम दूसरे चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। उसी तरह से कई पार्ट में उसको भी करेंगे ताकि एक भी सवाल हम लोगों से छूट ना पाए। अब चलते हैं एमसीक्यू सेशन की ओर, जिसमें आज हम आपके लिए तैयार किए हैं 17 सवाल। उन 17 सवाल को, एक एक सवाल को आपके सामने लाएंगे और उन सवालों का पहले तो पूछ लेंगे। 17 सवालों तक लगातार चलते जाएंगे और जब वापस आएंगे तो हर सवाल पर आपको डिस्कशन भी देंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। अम्ल राज की संरचना है। पहला सवाल, अम्ल राज की संरचना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं कंसंट्रेट यानी सांद्र, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और कंसंट्रेट HCl 1 और 3 के अनुपात में। पहला ऑप्शन हमने दिया कि यदि H2SO4 और HCl दोनों सांद्र हों, इनको 1 और 3 के अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या ये अम्ल राज का निर्माण हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं। सांद्र यानी कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड, और कंसंट्रेट सांद्र HCl, अनुपात क्या हो 1 और 3 का, यानी कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड 1 अनुपात में हो, 1 भाग हो और 3 भाग HCl का हो। क्या ये अम्लराज है। सी ऑप्शन दे रहे। कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट HCl हो, लेकिन इनका अनुपात कैसा हो 3:1 हो, यानी 3 भाग HNO3 हो, 1 भाग HCl हो। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 हो, कंसंट्रेट या सांद्र HNO3 हो, दोनों के बीच का अनुपात 3:1 हो।
4 ऑप्शन हमने दिए। अम्ल राज क्या होता है? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट HCl को, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HCl 1 और 3 के अनुपात का हो, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HCl 3 और 1 के अनुपात में हो, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट HNO3 3 और 1 के अनुपात में हो। सही जवाब कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा और फिर टोटल गिनिएगा। जब पूरा सेशन 17वें सवाल तक पहुंच जाएंगे तो फिर गिनिएगा कि आपसे कितने सवाल सही बने। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कारों तथा हवाई जहाजों की खिड़कियां निम्न में से किस सामग्री की या किस सामग्री से कारों तथा हवाई जहाजों की खिड़कियां किससे बनी होती हैं? ये ऑप्शन हम दे रहे हैं। ए थर्मोकोल, बी ऑप्शन दे रहे हैं पर्समैक्स, सी ऑप्शन दे रहे हैं टेफ्लॉन और डी ऑप्शन दे रहे हैं मेलामाइन। कारों तथा हवाई जहाज की खिड़कियां निम्न में से किस सामग्री से बनती हैं? क्या वो थर्मोकोल से है, क्या वो पर्सपेक्स से है, क्या वो टेफ्लॉन से है, या क्या वो मेलामाइन से है? ये सवाल था 37, दूसरा सवाल था। और इस दूसरे सवाल का सही जवाब क्या है ये लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। वह धातु जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर वह धातु जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के साथ चमकीले सफेद जलते। ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो सोडियम है, क्या वह पोटेशियम है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह कैल्शियम है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह मैग्नीशियम है। वह धातु जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर यानी उबलने वाले या जलने वाले तापमान तक गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है। जब वो जल जाती है तो चमकीला सफेद प्रकाश होता है। उसके साथ सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है। सही जवाब बताइएगा तीसरे सवाल का। चौथा सवाल,
पदार्थ के घनत्व का घनत्व का मतलब है डेंसिटी। पदार्थ के घनत्व का सही क्रम होगा। ध्यान से देखिएगा, जल जल, कपास, शहद, हवा और चाक। डेंसिटी देखना, यदि आपको डेंसिटी की परिभाषा आती होगी तो उत्तर तुरंत बन जाएगा। जल, कपास, शहद, हवा, चाक। वायु, कपास, वायु, शहद, सी ऑप्शन दे रहे हैं वायु, जल, शहद, वायु, जल, शहद, चाक, कपास। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कपास, कपास, जल, शहद। चाक। पदार्थ के घनत्व का सही क्रम क्या होगा, यह सवाल हमने पूछा। जल है, कपास है, शहद है, हवा है, चाक है, वायु है, कपास है। अच्छा, ये ग्रेटर देन, लेस देन वाला चिन्ह यदि आप पहचानते होंगे तभी करिएगा। जिधर दो मुंह होता है वो ग्रेटर देन की एरिया में आएगा, जिधर एक मुंह होगा वो लेस देन की एरिया में आएगा। बस इतना हिंट दे रहे हैं आपको। वायु, कपास, जल, शहद, चाक। वायु, जल, शहद, चाक, कपास। कपास, जल, शहद, चाक, वायु। ये था हमारा चौथा सवाल। बच्चों, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या वर्ग माने ग्रुप्स, वर्गों की संख्या, यहां याद रखिएगा ग्रुप के बारे में पूछ रहे हैं। वर्गों की संख्या कितनी है? क्या वर्गों की संख्या 12 है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वर्गों की संख्या 16 है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वर्गों की संख्या 17 है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वर्गों की संख्या 18 है? आप याद कर लेना आवर्त सारणी में कौन सा पीरियड है और कौन सा वर्ग है। किसको ग्रुप कहेंगे, किसको पीरियड कहेंगे। ग्रुप और पीरियड को याद कर लेना, पूरा कैलकुलेट कर लेना, फिर जवाब करना कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल कितनी।
छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर, वर्तमान में कुल कितने तत्वों की पहचान वर्तमान में कुल कितने तत्वों की पहचान कर ली गई है, यह बताना है। क्या इन तत्वों की संख्या 116 है? बी, क्या इन तत्वों की संख्या 118 है? सी, क्या इन तत्वों की संख्या 115 है? और डी, क्या इन तत्वों की संख्या 120 है? वर्तमान में कुल कितने तत्वों की पहचान कर ली गई है? 116, 118, 115, 120। सातवां सवाल आपके स्क्रीन पर, ब्रह्मांड या इसको यूनिवर्स कह ले, सर्वाधिक पाया जाना विश्व में, ध्यान रखना भारत में नहीं पूछ रहे हैं, पूरे विश्व में पूछ रहे हैं, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। क्या वह हीलियम है? क्या वह हाइड्रोजन है? क्या वह आयरन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सिलिकॉन है? सर्वाधिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हीलियम है, हाइड्रोजन है, आयरन है, सिलिकॉन है? आठवां सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, कौन सा तत्व अपूर्ण है? कौन सा तत्व इनकम्प्लीट है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, तीसरा, पांचवा, सातवां, और डी में लिखे देते हैं इनमें से कोई नहीं। कौन सा तत्व अपूर्ण है? तीसरा तत्वपूर्ण है, पांचवा तत्वपूर्ण है, सातवां तत्वपूर्ण है, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों नौवां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, तीसरे आवर्त में यानी थर्ड पीरियड में तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इन तत्वों की संख्या 8 है? क्या इन तत्वों की संख्या 5 है? क्या इन तत्वों की संख्या 10 है?
क्या इन तत्वों की संख्या तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 8 हैं, 5 हैं, 10 है या 12 है? ये हमारा 9वां सवाल था। थर्ड पीरियड यानी तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? ये सवाल 8 है, 5 है, 10 है या 12 है? 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? ये ऑप्शन दे रहे हैं। पीतल में, बी ऑप्शन दे रहे हैं कांसा में, सी ऑप्शन दे रहे हैं जर्मन सिल्वर में, या कृत्रिम सुने आर्टिफिशियल गोल्ड में होती है क्या? निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में, कृत्रिम सोने में? यह हमारा 10वां सवाल था। सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। माचिस जानते हैं? माचिस, हाँ, माचिस यानी दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सी ऑप्शन दे रहे हैं सिलिकॉन, सेलेनियम। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली चीज क्या है? क्या वो सफेद फास्फोरस है? क्या वो लाल फास्फोरस है? क्या सिलिकॉन है? क्या सेलेनियम है? एमपीएसआई ने यह सवाल पूछा। 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। पहले तो यह कंफर्म कर लेना कि जर्मन सिल्वर में चांदी है कि नहीं। यदि है तो कितने प्रतिशत है, यदि नहीं है तो सवाल ही नहीं है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या 1% होगा ये? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह परसेंटेज 5% होगा? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह परसेंट 0% होगा? और डी ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं।
जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 1% है, 5% है, 0% है या नन है? यह सवाल 12वां था। 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन की एक लिस्ट देंगे, उसमें आपको बताना है सबसे अभिक्रियाशील कौन है। क्या वो फ्लोरीन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह क्लोरीन है? क्या वह ब्रोमीन है? और क्या वह आयोडीन है? हैलोजन में सबसे अधिक ध्यान दीजिएगा, उल्टा पुल्टा मत ठोक दीजिएगा। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है? सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 14वां सवाल, भारी मशीनों के उपयोग के लिए, जो बहुत भारी भारी मशीनें होती हैं, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? या जो जैसे हम लोग ग्रीस लगाते हैं, चेन में, छर्रे में ग्रीस लगाते हैं, ऐसे पूछ रहा है भारी मशीनों में, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनके उपयोग के लिए कौन सा स्नेहक का उपयोग कौन से स्नेहक का उपयोग किया जाता है? भारी मशीनों के उपयोग के लिए कौन सा स्नेहक का उपयोग किया जाता है? क्या वो बॉक्साइट है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो फास्फोरस है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ग्रेफाइट है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, सिलिकॉन ऑयल है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए कौन सा स्नेह का उपयोग किया जाता है? क्या वो बॉक्साइट है, क्या फास्फोरस है, क्या ग्रेफाइट है, क्या सिलिकॉन ऑयल है? 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर अब ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में क्या वो क्लोरीन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ब्रोमीन है?
सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो आयोडीन है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? क्या वो क्लोरीन है, क्या वो ब्रोमीन है, क्या वो आयोडीन है या क्या वो फ्लोरीन है? बच्चों 16वां सवाल आपके स्क्रीन पर अब ये रहा। निम्नलिखित में से किस गैस को निम्नलिखित में से किस गैस को आंसू गैस की तरह आंसू गैस की तरह काम में ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह हाइड्रोजन है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह अमोनिया है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह क्लोरीन है। निम्नलिखित में से किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? क्या हाइड्रोजन है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड, क्या अमोनिया, क्या क्लोरीन? सही जवाब दीजिएगा। और आज के सेशन का बच्चों अंतिम सवाल अब ये रहा। फोटोग्राफी की प्लेट पर फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या सिल्वर ऑक्साइड है वो, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो सिल्वर ब्रोमाइड है वो, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह सिल्वर क्लोराइड है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह सिल्वर आयोडाइड है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? क्या वो सिल्वर ऑक्साइड है, क्या वो सिल्वर ब्रोमाइड है, क्या वो सिल्वर क्लोराइड है या क्या वो सिल्वर आयोडाइड है? तो इस तरह से ये 17 सवाल अब पूरे होते हैं। अब बारी है इनके उत्तर बताने की, तो सीधा यहीं से चलते हैं उत्तर की ओर। और पहला सवाल जो हमने पूछा था पहले उसी का उत्तर देते हैं आपको। पहले सवाल में हमने पूछा था आपसे अम्लराज की संरचना क्या है? याद कर लीजिए, अम्लों का राजा है ये, और अम्लों के राजा की संरचना में, अम्लराज की संरचना में सांद्र HNO3, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट HCl का ये मिश्रण होता है। जब कंसंट्रेट HNO3 एक भाग और कंसंट्रेट HCl 3 भाग मिलता है तब अम्लराज की संरचना होती है। इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, याद कर लेना। दूसरा सवाल हमने पूछा कारों और हवाई जहाज की खिड़कियां निम्न में से किस सामग्री से बनी होती हैं?
ये खिड़कियां पर्सपेक्स, याद कर लो, थर्मोकोल की नहीं बनती, टेफ्लॉन की नहीं बनती, मेलामाइन की नहीं बनती। पर्सपेक्स एक रासायनिक पदार्थ है, इसकी बनी होती है। ये हल्की होती है, टूटती नहीं है। ये हल्की होती है, टूटती नहीं है, भारी से भारी वजन को सहती हैं। ये पर्सपेक्स होता है, तो इसको पढ़ना। तीसरा सवाल हमने पूछा, वह धातु जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है, तो वो धातु कौन सी है? तीसरा सवाल। और वो धातु होती है मैग्नीशियम, यानी इसका सही जवाब होगा डी। मैग्नीशियम ही सफेद प्रकाश दे सकती है, तो ये मैग्नीशियम होगा। पदार्थ की डेंसिटी का सही क्रम, घनत्व का सही क्रम होगा, ये चौथा सवाल हमने पूछा। और सही क्रम होगा, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? सबसे ज्यादा घनत्व देखा जाए तो चाक का, फिर शहद का, फिर जल का, फिर कपास का, फिर वायु का, यानी इसका सही जवाब होगा बी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी ग्रुप्स की संख्या कितनी होगी? गिन लेना, वर्ग कितने हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुपों की संख्या होती है 18। ऐसे ऐसे करके गिन लेना, 1 2 3, ऐसे ऐसी जो लाइनें होंगी ये सब 18 की संख्या बनाते हैं। कई बार पढ़ाया है हमने। वर्तमान में कुल कितने तत्वों की पहचान कर ली गई है? ये छठवां सवाल हमने पूछा। छठवें सवाल का सही जवाब होगा 118। सातवां सवाल हमने पूछा, ब्रह्मांड विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। आठवां सवाल हमने पूछा, कौन सा तत्व अपूर्ण है? तीसरा, पांचवा, सातवां, बताओ। तीसरा, पांचवा, सातवां या इनमें से कोई नहीं। जो अपूर्ण है, तो इसमें सातवां जो है वो इनकम्प्लीट है। थर्ड पीरियड या तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? तीसरे पीरियड में लगा लो। आवर्त सारणी का ध्यान करो, क्योंकि आवर्त सारणी तो हमने इसके पहले कई वीडियो में पढ़ा है। तो 9वें सवाल का सही जवाब 8। तीसरे आवर्त में गिन लो, तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? यह सवाल 10वां था। 10वें सवाल में का सही जवाब होगा किसमें ज्यादा होती है? मिश्र धातु सब है, पीतल भी है, कांसा भी है, जर्मन सिल्वर है। आप इसका सही उत्तर बताना, इसमें मिश्र धातु किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? तो जो कृत्रिम आर्टिफिशियल गोल्ड बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा होती है। कई बच्चों ने, जब इसके पहले हमने ऑफलाइन में पूछा था, तो उन्होंने पीतल, कोई कांसा यहाँ उत्तर दिया था। ध्यान रखना, ये कृत्रिम सोने में सर्वाधिक होती है। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है क्या? 11वां सवाल हमने पूछा, दिया सलाई में हमेशा लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। 12वां सवाल हमने पूछा, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 12वां सवाल था ये हमारा। तो जर्मन सिल्वर में, इसके पहले की थ्योरी में पढ़ा है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का 1% नहीं होता है, यानी 0 होता है। 13वां, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? 13वां सवाल ये हमने पूछा, सबसे ज्यादा क्रियाशील अभिक्रियाशील फ्लोरीन होते हैं। 14वां सवाल हमने पूछा, भारी मशीनों के उपयोग के लिए कौन सा स्नेहक का उपयोग किया जाता है? भारी मशीनों में, जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन मशीनों के लिए जो ग्रीसिंग है, 14वां सवाल, उसमें स्नेहक ग्रेफाइट होता है। 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? 15वां सवाल, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन मिलता है। 16वां सवाल हमने पूछा, निम्नलिखित में से किस गैस को आंसू गैस की तरह काम लेते हैं? इतनी में हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और क्लोरीन में
आंसू गैस के रूप में अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। यानी सी इसका सही होगा। 17वां सवाल हमने पूछा, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। 17वां सवाल याद कर लेना, कई बार अनअकैडमी पर भी ये सवाल हमने आपको समझाया है, वो है सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस तरह से 17 सवालों का आज इस चैप्टर पर कुल मिलाकर के यदि हम एमसीक्यू का सेशन देखते हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण उनके गुणधर्म पर, तो 60 सवालों का एक लेखा जोखा हमने आपको दिया है। यदि जितने प्रश्न हमने आपको दिए हैं, यदि आप उन सारे प्रश्नों की थ्योरी पढ़ लोगे तो कहीं से भी घुसेगा, कहीं से भी सवाल बनाएगा, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे पीएससी की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, कहीं से भी वो सवाल बनाएगा, उन सारे सवालों का आप जवाब कर पाओगे। तो इसलिए उन प्रश्नों के बेहतर ढंग से नोट्स बना लीजिए, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक बार थ्योरेटिकल समझ लीजिए। कोई भी सवाल यदि आपके समझ में नहीं आता तो आप हमें बताइए, हम उसको नए तरीके से कुछ और तरीका लगाकर आपको समझाते रहेंगे। बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।